यूपी में 2027 में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कई तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं जो कि यूपी की सियासत और राजनीति पे खास पकड़ रखते हैं। कुलदीप, कहा जा रहा है कि 27 से पहले भी क्या यूपी में चुनाव हो सकते हैं ऐसे? देखिए 22 मार्च 2027 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा होना है। यानी 22 मार्च 2027 तक नई जो सरकार है उसका गठन उत्तर प्रदेश में हो जाना चाहिए जी। लेकिन जो चुनावी तैयारियां हैं पार्टियों की, जो सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनकी तैयारियों को अगर हम देखें पिछले एक महीने की अगर इनकी गतिविधियों पर हम नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्टी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगी हैं और वो इस लिहाज से तैयार हो रही हैं कि चुनाव किसी भी तरह अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी किसी भी समय अगर घोषित हो जाता है तो वो अपनी पूरी फुल प्रूफ तैयारी करके रखें। राजनीतिक गलियारों में, गली नुक्कड़ों पे विधानसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग कयास लगाने लगे हैं कि हमारे यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। वर्तमान विधायकों के बारे में बातचीत होने लगी है। यानी एक पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव का बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी माहौल को देखते हुए और पार्टियों की जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभव है कि चुनाव इस बार 2 या 3 महीने पहले कराया जा सकता है। अच्छा, इसकी मुख्य वजह क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले वक्त से पहले हो सकता है चुनाव? क्या है इसके पीछे? देखिए, चूंकि सबसे बड़ा विषय ये रहता है कि चुनाव आयोग की अपनी क्या तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होगा उसके साथ 5 राज्यों को, मतलब उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। 5 राज्यों में चुनाव आयोग की अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा जो पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज है लगातार 2 बार से, तो उसकी अपनी जो तैयारी है ग्राउंड से लेके, बूथ से लेके और प्रदेश तक। जैसे आपने देखा कि 10 मई को योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें 6 मंत्री उसमें बनाए गए। जातिगत समीकरण उसमें साधा गया। इसके अलावा 24 मई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लखनऊ पहुंचती हैं। 4.5 साल उनकी कोई सक्रियता नजर नहीं आई, लेकिन 24 मई को अचानक से उन्होंने पार्टी कैडर की बैठक बुलाई और अपने पार्टी कैडर को चुनाव अभियान में लगने के लिए और चुनाव अभियान को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर चर्चा की। टिकट वितरण, टिकट के संभावित दावेदारों पर चर्चा की गई। आपने देखा कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने भिन्न भिन्न समाज के नेताओं के साथ बैठक की और लगातार वो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार तमाम कार्यक्रम कर रही है। इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे, और अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी भी बहराइच गए थे जी, ये मामला है। फिर आप उधर ओपी राजभर के बयान भी देखेंगे तो ये सब आपको लगेगा कि जैसे चुनावी माहौल शुरू हो गया हो। तो चूंकि ये सब चीजें जो पार्टीज चुनाव के पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं उनको ये अंदाजा होता है कि क्या संभव है। भाई वो राजनीतिक दल हैं, उनको हर संभावना का अंदेशा होता है। तो इसी पूरे परिदृश्य को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये बात जो है संभव है कि चुनाव इस बार 2 से 3 महीने पहले कराया जा सकता है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जहां उनकी सत्ता रही है वहां ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि समय से पहले चुनाव हो जाए, लेकिन पार्टी हर संभावना के लिए तैयार है। तो क्या ये माना जाए कि मतलब फेवरेबल कंडीशन है बीजेपी के लिए सत्तारूढ़? देखिए, बीजेपी के साथ जो एक प्लस पॉइंट है वो हम और आप पहले भी उस पर बात करते रहे हैं कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। भाई उनके बूथ अध्यक्ष तक तय हैं, बूथ समितियों का गठन हो चुका है। पिछले महीने उन्होंने अपने यूपी के सभी 98 जिलाध्यक्षों को बुलाया था जी। उस बैठक में 98 जिलाध्यक्षों को बूथ समितियों का उनसे डेटा मांगा गया था कि हर बूथ पे बूथ अध्यक्ष की समिति बन गई है या नहीं बन गई है, पन्ना प्रमुख बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, जिलों की कार्यकारिणी बन गई है कि नहीं बन गई है, मंडल कार्यकारिणी बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है। तो इन सब चीजों का फीडबैक बीजेपी ले चुकी है और बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो ये बीजेपी के लिए तो अगर चुनाव समय पर हो या चुनाव 2 महीने पहले हो, बीजेपी के लिए तो ये हमेशा से ही मतलब ये फेवरेबल है। दोनों सिचुएशन फेवरेबल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो पार्टी हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जो कांग्रेस है जो केवल 2 विधायक उत्तर प्रदेश में लेके बैठी है, उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है क्योंकि उनको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर अपनी रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। तो ये उनके लिए थोड़ा, पिछले दिनों अखिलेश यादव का बयान आया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर हाँ गठबंधन पे बात चल रही है चूंकि लेकिन उसमें यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो सीट शेयरिंग वाला जो विषय है, 150 सीटों की मांग की जा रही है, 100 सीटें देने पे क्या बात बन पा रही है। तो ये एक बड़ा विषय है, चूंकि समाजवादी पार्टी स्ट्राइक रेट देख रही है कांग्रेस का कि पिछली बार
कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और 2 सीटें जीत के आए थे। तो वो स्ट्राइक रेट का जो मामला है, सीट शेयरिंग का, कि उस पर कुछ फंसता दिख रहा है। लेकिन अगर चुनाव इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब मामला जून महीने में ये सारी पार्टीज अपने जो इस तरह की जो बेसिक तैयारी है उसको पूरी कर लेंगी। अच्छा कुलदीप, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, चंदा चोरी का, उसमें विपक्ष ने जिस तरह से जो आरोप लगाए, SIT का गठन हुआ, और ये भी कहा गया, योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने भी बयान दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये चुनाव में मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव होने से 4 महीने 5 महीने पहले ये राम मंदिर का जो चंदे का जो मुद्दा है, ये मतलब विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष SIT का गठन किया। और गठन करने के तुरंत बाद आपने देखा कि वो SIT जो है, वो जो टीम में जो शामिल लोग हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला है, कुछ लोगों से पूछताछ की है, जिन लोग जो संदिग्ध नजर आए उनसे पूछताछ की, और इसके बाद SIT अपनी जांच सौंपेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल, जैसे भाई समाजवादी पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया, तो मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि भाई देखिए, SIT का गठन हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन इस पर राजनीति करना सही नहीं है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये राजनीति है, और जो विषय अगर कोई निकल के सामने आया है तो उस पर राजनीति होना भी स्वाभाविक है। स्पष्ट बात यह है कि SIT की रिपोर्ट ठीक तरीके से आनी चाहिए, जो इस पूरे मामले में दोषी हैं। हालांकि अभी FIR दर्ज नहीं हुई। हाँ, अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़े और जो लोग भी इसके दोषी हैं और कहाँ लूपहोल हुआ, क्या कमियां रहीं, वो सब सामने आए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई बड़ी योजना बनाई जानी चाहिए। अच्छा कुलदीप, हम देखते हैं कि चुनाव से पहले आमतौर पर अमूमन राज्यों में जो है कई ऐसी बड़ी योजनाएं होती हैं जिनकी सौगात दी जाती है। हो सकता है अगर वक्त से पहले चुनाव अगर यूपी में होते हैं तो आने वाले दिनों में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड में हैं और कई हजार करोड़ की सौगात जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को देने वाले हैं जी। और उससे पहले आपने देखा कि शामली, मुजफ्फरनगर, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में वो लगातार दौरे कर रहे हैं। तो अब जहां भी उनका दौरा होगा वहां 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी ही, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकारें अपना खजाना खोलती हैं और जहां पूरे 5 वर्ष में कुछ चीज़ें जो रह गईं, उन सब चीज़ों को इस अंतिम वर्ष में, चुनावी वर्ष में पूरा करने की कोशिश होती है। और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट बड़ा दिखेगा। जैसे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 15 जून को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को, गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें, अलीगढ़, यूपी तक पूरा, अलीगढ़ की हम बात करें, मेरठ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इससे पूरा प्रभावित होगा। तो एक माहौल बना है। वहीं हमने पिछले महीने देखा कि जब गंगा एक्सप्रेसवे शुरू किया गया मेरठ से प्रयागराज तक, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें तो किसान उससे जुड़े हैं, अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार की बात की जा रही है, और तमाम लोग, नौकरी पेशे लोग, सब उससे जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों जो है ट्रैवल के बड़े मॉडल की दृष्टि से पेश किए गए हैं। एक भाई एविएशन है और दूसरा जो है रोड ट्रांसपोर्ट है। तो ये 2 चीज़ें जो यहाँ हुई हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़े कुछ इस तरह के उपहार, बड़े कुछ जो सरकार अपनी शैली में कहती है कि बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो ये इस पूरे चुनावी वर्ष में अगले 1-2 महीने में और देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है हमारा। एक तो ये कि बीजेपी के पास अब चुनाव में जाने से पहले क्या कुछ रहेगा बताने के लिए, और विपक्ष के पास क्या रहेगा सरकार को घेरने के लिए? देखिए, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जब हम लोगों से बात करते हैं और वो खुद भी अपनी जब खूबियाँ बताते हैं अपनी सरकार के 9 साल के कामकाज की जब बात करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत प्रमुखता से निकल के आती हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। वो हमेशा इस बात को लेकर घेरते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे थे, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मर्डर होते थे, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी लूट की घटनाएं भी होती थी जी। लेकिन उनका कहना ये हमेशा ये रहता है कि हमने 2017 के बाद कानून व्यवस्था पर एक बड़ा काम किया है, और इसमें कई बार वो चीज़ें बाहर ग्राउंड पे नज़र भी आती हैं कि पुलिसिंग सिस्टम में पुलिस को फ्री हैंड मिला, कमिश्नरेट व्यवस्था कई शहरों में लागू हुई, नोएडा में, आगरा, कानपुर और लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, इन जगह कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई, और इन सब चीज़ों से पुलिसिंग स्ट्रांग हुई, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर का, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है,
मायावती सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद बात करते हैं हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना। लेकिन 2017 के बाद जो हम बात करते हैं तो आपको कई एक्सप्रेसवेज दिखते हैं। तो इन एक्सप्रेसवेज की संख्या को भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेके जाती है और इस बात का पूरा उठाती है कि विकास रोड नेटवर्क यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। इसके अलावा मेडिकल की बात करें तो हर जिला एक मेडिकल कॉलेज, मतलब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, उस योजना पे काम किया और लगभग अधिकांश जिलों में वो मेडिकल व्यवस्थाएं शुरू भी हो गई हैं। एजुकेशन की बात करें तो अटल आवास जो आवासीय स्कूल हैं, एक जिले में एक अटल आवासीय स्कूल है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, एजुकेशन की हैं, हेल्थ सेक्टर की हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हैं और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम जनमानस सीधे प्रभावित होता है। दबी जुबान में और खुले मंच पर भी यूपी की जनता इन विषयों पर बात करती है कि भाई ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं धरातल पे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एक चीज़ों को लेकर, कई बार कुछ घटनाओं को लेकर विपक्ष घेरता भी है, तो उन सारी चीज़ों का काउंटर करने के लिए उनके पास कुछ और मुद्दे रहते हैं। आने वाले 2 महीने 3 महीने में मुझे लगता है जैसे मेट्रो कनेक्टिविटी है, कई शहरों में नज़र आती है। सर्वाधिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में है, डोमेस्टिक सर्वाधिक यहाँ है। कॉरिडोर्स की बात करें तो जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर यानी धार्मिक पर्यटन को लेकर अयोध्या का जो विकास है, अयोध्या की जो चीज़ें बनी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे बहुत ठोक बजाकर जनता के बीच लेके जा रही है। ठीक है कुलदीप, हमने आज यूपी में जिस तरीके से चर्चा है कि 2027 का चुनाव जो है वो वक्त से पहले शायद हो सकता है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने जो है वो कमर कस ली है। लगातार जो है वो हर पार्टी की तरफ से इसे लेकर बयान भी आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि राजभर ने भी बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। इस तरह के सियासी बयान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पूरी खबर पर हम लगातार जो है वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ कुलदीप आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।